हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज है 11 दिसंबर 2023 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10 और 11 दिसंबर से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो चलिए एक बार पहले ब्रीफ में देख लेते हैं आज किन टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज है 11 दिसंबर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति दिवस 2023। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस भी है। युवाओं को पर्यावरण पहल में सशक्त बनाने के लिए ग्रीन राइजिंग पहल का आरंभ हुआ है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के 18 नए उत्पादों को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल यानी कि स्कैट की मुंबई बेंच की नई शाखा का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट अपडेट है वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक भारत उल्लेखनीय रूप से 7वें स्थान पर पहुंचा है। नेक्स्ट अपडेट है भारत 4 दिवसीय 27वें वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज यानी कि WAIPA विश्व निवेश सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। RBI ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए यूपीआई सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। 220वें स्थान पर QS स्थिरता रैंकिंग में दिल्ली विश्वविद्यालय भारत के शीर्ष पर है। कोझिकोड जिला प्रशासन द्वारा शुचित्वा थीरम परियोजना शुरू की गई है। DARPG ने NAEG के लिए योजना और वेब पोर्टल लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज का शुभारंभ किया है। भारतीय सेना ने आसियान महिला अधिकारियों को सशक्त बनाने के लिए टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन किया है। तो ये थे कुछ ब्रीफ में, तो अब हम आगे इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है कि आज है 11 दिसंबर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति दिवस 2023। हर साल मनाया जाता है 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल माउंटेन डे। और ये बेसिकली पर्यावरण में पहाड़ों की भूमिका के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल मनाया जाता है 11 दिसंबर को। इसका उद्देश्य है बेहतर कर के लिए पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना। और अगर इस बार की इसकी थीम की बात करें तो 2023 की, तो इस बार की थीम थी रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। अब ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति दिवस कैसे शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था, इसके बारे में जान लेते हैं। तो साल 1992 में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन की ओर से प्रस्ताव सामने लाया गया जिसमें पहाड़ों में रहने वाले लोगों के प्रति ध्यान दिलाया गया था। तो फिर 2002 में पहाड़ों के महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2002 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित किया 2002 में। और यहीं से 2002 से ही 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाने की शुरुआत हुई और तब से यह हर साल मनाया जाता है। इसका बेसिकली उद्देश्य यही है कि पहाड़ों के प्रति लोगों को जागरूक बनाया जाए कि इनका पर्यावरण में काफ़ी योगदान होता है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, आज ही है 11 दिसंबर यूनिसेफ दिवस 2023। ये भी हर साल 11 दिसंबर को ही मनाया जाता है। यूनिसेफ इसकी फुल फॉर्म में यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। यूनिसेफ दुनिया भर के बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कार्य करता है। 2023 में यूनिसेफ की विश्व बाल दिवस का उद्देश्य है फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट्स विषय पर केंद्रित है। यानी कि 2023 की इसकी जो थीम है यूनिसेफ की वो है फॉर एवरी चाइल्ड ऑन एवरी राइट, ये इसका इस बार की थीम है। और ये क्या करता है, ये दुनिया भर के जितने भी बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कार्य करता है। एक UN की एक बॉडी है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, युवाओं को पर्यावरण पहल में सशक्त बनाने के लिए ग्रीन राइजिंग पहल का आरंभ हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। अभी हाल ही में 8 दिसंबर को जो दुबई में COP28 की मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, उसमें यूनिसेफ मैंने भी बताया क्या था। यूनिसेफ की जनरल अनलिमिटेड एक बॉडी है यूनिसेफ की, ने भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है। अभी पहल किस चीज़ के लिए है, तो ये पहल युवाओं को प्रभावशाली जमीनी स्तर पर पर्यावरणीय कार्यों को शामिल करने के उद्देश्य से किया गया है। यानी कि इसमें जो युवाओं को जमीनी स्तर पर पर्यावरण के प्रति कार्य करने के लिए शामिल किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है युवाओं को पर्यावरणीय कार्यों में जुटाना। यानी कि जितने भी क्लाइमेट से रिलेटेड काम है उनमें जो है युवाओं को जोड़ना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। हरित कौशल विकास कार्यक्रम के तहत यह पहल पर्यावरण और वन क्षेत्रों में कुशल कार्यकर्ता तैयार करने का लक्ष्य है। और इस पहल का जो ग्लोबल पहल, इसका जो उद्देश्य है वो विकासशील देशों में 10 मिलियन बच्चों और युवाओं को जोड़ने का है। ये इसका लक्ष्य है कि 10 मिलियन बच्चे और युवा पूरे ग्लोबल लेवल पर इस पहल से जोड़े जाए, ग्रीन राइजिंग पहल से
जोड़ी जाए। और उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है कि युवाओं को पर्यावरणीय कार्यों में जुटाना। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि उत्तराखंड के 18 नए उत्पादों को जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 18 उत्पादों के लिए जीआई प्रमाण पत्र वितरित किए। इन प्रोडक्ट की बात करें तो इनमें उत्तराखंड की चौलाई, झंगोरा, मडुआ, लाल चावल, अल्मोड़ा की लाखोरी में मिर्च, बेरीनाग की चाय, बुरास शरबत, रामनगर नैनीताल की लीची, रामगढ़ का आड़ू माल्टा, पहाड़ी तोर, गहत, काला भट्ट, बिच्छू बूटी कपड़ा, नैनीताल की मोमबत्तियाँ, कुमाऊनी रंग का पिछौड़ा शामिल था और चमोली की रामन मुखौटा और लिखाई लकड़ी की नक्काशी। ये सारे प्रोडक्ट हैं 18 उत्पाद जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। अब ये जीआई टैग क्या होता है, जीआई टैग के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो जीआई टैग बेसिकली उन विशेष प्रोडक्ट को पहचानने का एक संकेत है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं और जिनकी पहचान उस क्षेत्र से जुड़ी हुई होती है। तो इस प्रक्रिया यानी जीआई टैग की प्रक्रिया से उन उत्पादों को पहचान और प्रसिद्धि को अन्य देशों में प्रमाणित करने के लिए जीआई टैग की प्रक्रिया होती है। यानी कि बेसिकली जैसे अगर हम बात करें कोई एक प्रोडक्ट है या कोई एक मान को एक फल है मान लेते हैं, जैसे कश्मीरी सेब हम की बात करें तो हम कैसे पहचानेंगे कि कश्मीरी सेब कश्मीर का ही है, हो सकता है भाई हिमाचल का हो या कहीं और का हो। तो खास उस एक भौगोलिक क्षेत्र में पैदा हुआ उसके लिए एक जीआई टैग उसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि अगर वो जीआई टैग उस पर लगा हो तो हम पहचान जाएंगे हाँ ये ठीक है, अगर इस पर जीआई टैग है तो ये कश्मीरी सेब ही है। तो इस टाइप से पहचान लेगी कि एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में जो प्रोडक्ट उत्पन्न होता है उसकी एक पहचान दिलाता है कि हाँ जी ये इस विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का ही है। आगे जीआई टैग के बारे में बात करें तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जीआई टैग की शुरुआत की थी, जिसका अब दुनिया भर के देश उपयोग करते हैं जितने भी WTO के यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं। भारतीय संसद ने 1999 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 पारित किया था, जिसे 2003 में लागू किया गया। यह कार्यक्रम 15 सितंबर 2003 से भारत में प्रारंभ हुआ और दार्जिलिंग चाय पहला जीआई टैग पाने वाला भारतीय उत्पाद था। यानी कि दार्जिलिंग चाय को पहला जीआई टैग इंडिया में मिला था और यह इंडिया में 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ। तो आज का नेक्स्ट अपडेट है कि हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जी ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि कैट के मुंबई बेंच की नई शाखा का उद्घाटन किया है। कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं इसके। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट के मुंबई बेंच के एक नए परिसर का उद्घाटन किया है। उन्होंने इस दौरान न्यायिक बुनियादी ढांचे की स्थापना में केंद्र सरकार के समर्थन की सराहना की। उन्होंने न्यायालयों में होने वाली देरी और बैकलॉग से निपटने के उद्देश्य से 42वें संशोधन द्वारा न्यायाधिकरणों के निर्माण के बारे में विस्तार से बताया। यानी कि न्यायालयों में जो भी केसेस में देरी होती है उस सब चीज़ें निपटने के लिए एक 42वें संविधान संशोधन के तहत ये जो कैट है यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी, उनके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि कैट की स्थापना 1985 में प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम के माध्यम से की गई थी। कैट भारत में सार्वजनिक सेवा में कर्मियों की भर्ती, सेवा शर्तों से जुड़े मामले में निर्णय और सुनवाई के लिए जिम्मेदार है। आज के नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट है वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत उल्लेखनीय रूप से 7वें स्थान पर पहुंचा है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रदर्शन के आधार पर भारत को विश्व के शीर्ष देशों में से G20 देशों में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। यानी कि 7वां स्थान G20 देशों की बात करें और जो वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज हैं उनमें 7वां स्थान भारत को मिला है। जर्मनी में स्थित जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2023 के अनुसार भारत 7वें स्थान पर है, जो कि पिछली बार एक पायदान ऊपर है। यानी पिछली बार 8वें पे था, इस बार 7वें पे है। COP28 की जो अभी हाल ही में मीटिंग हुई थी दुबई में, उसके दौरान ये रिपोर्ट जारी की गई थी और अच्छा प्रदर्शन है, ये होना ही था क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले एक अपडेट आई थी जो कि भारत का जो कार्बन फुटप्रिंट है वो जो विश्व की जो और कंट्रीज हैं, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज जो अपने आप को कहती हैं, उनसे आधा है। तो ये तो आना ही चाहिए। आज का नेक्स्ट अपडेट है
भारत 4 दिवसीय 27वें वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज यानी कि WAIPA विश्व निवेश सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो भारत 11 दिसंबर यानी कि आज से ही नई दिल्ली में 4 दिवसीय 27वें WAIPA विश्व निवेश सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और यह सम्मेलन पहली बार भारत में आयोजित हो रहा है। इससे पहले नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम हो रहा है इंडिया के अंदर। इसका आयोजन कौन करवा रहा है? तो भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एवं सुरक्षा एजेंसी और वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी, ये दोनों मिलकर इसका आयोजन करा रही हैं। और कहाँ करवा रही हैं? इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि, जो हाल ही में द्वारका में लॉन्च किया गया था, मोदी द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था, वहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। इस विश्व निवेश सम्मेलन से निवेश, व्यापार, अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। आज का नेक्स्ट अपडेट है, RBI ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए UPI सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए यूनिफाइड पेमेंट सर्विस यानी कि UPI भुगतान के लिए लेन देन सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति लेन देन कर दी है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन, बीमा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन और क्रेडिट कार्ड भुगतान के लिए आवर्ती भुगतान के लिए 1 लाख रुपये के लेन देन के लिए किसी प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि पहले अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों में जो UPI की जो लिमिट थी वो 1 लाख रुपये की थी, अब वो 5 लाख रुपये RBI द्वारा कर दी गई है। और जो म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन, बीमा सब्सक्रिप्शन, क्रेडिट कार्ड पुनर्भुगतान, इन सब के लिए भी 1 लाख रुपये के लेन देन के लिए किसी प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, 220वें स्थान पर QS स्थिरता रैंकिंग में दिल्ली विश्वविद्यालय को भारत में शीर्ष स्थान मिला है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय को वैश्विक स्तर पर 220वां स्थान मिला है और यह QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024 में शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालय है। यानी कि जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, इसमें ड्यूक को 220वां स्थान मिला है और यह भारत में टॉप है। मतलब कि जितने भी भारत से जितने भी IIT, IIM बड़े बड़े संस्थान हैं, उन सब में से केवल ड्यू को ही 220वां स्थान मिला है। मतलब कि टॉप, अगर 300 की बात करें तो टॉप 300 में केवल एक DV ऐसा विश्वविद्यालय है जो इंडियन है। टोरंटो विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कल एंड मैनचेस्टर विश्वविद्यालय वैश्विक स्तर पर शीर्ष तीनों स्थायी विश्वविद्यालय हैं। यानी कि टोरंटो यूनिवर्सिटी होगी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी होगी और बर्कले एंड मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी होगी। ये टॉप 3 हैं, जबकि ड्यू 220 पे है। और इसके अलावा टॉप 700 में भारत के 22 स्थान है। यानी कि टॉप जो भारत के 22 कॉलेज हैं वो टॉप 700 में है, जबकि टॉप 300 की बात करें तो केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी ही इसमें शामिल है। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि कोझिकोड जिला प्रशासन द्वारा शुचित्वा थीरम परियोजना शुरू की है। कोझिकोड यानी कि केरला का एक जिला है। यहाँ पर प्लास्टिक मुक्त तटों के लिए एक पहल शुचित्वा सागरम सुंदर थीरम परियोजना कोल्लड़बाड़ी बीच पर 3 चरणों में शुरू हो रही है। 15,000 सामाजिक कार्यकर्ताओं वाले 600 समूह 590 किलोमीटर के समुद्र तट का कचरा साफ करेंगे और जिसके तहत यह जो क्षेत्र है नो प्लास्टिक जोन बन जाएगा। केरल सरकार के मत्स्य पालन मंत्री साजी चेरियन ने 20 मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और गहरे समुद्र क्षेत्रों में सफाई की विस्तार करने की योजना साझा की है। यानी कि इसके तहत जो 590 किलोमीटर का समुद्र है उसमें 1500 वॉलंटियर 600 के समूह में पूरा प्लास्टिक साफ करेंगे, जिससे प्लास्टिक नो प्लास्टिक एरिया बन जाएगा। तो ये है शुचित्वा सागरम सुंदर थीरम परियोजना, जो कि केरल के कोझिकोड जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई है। आज का नेक्स्ट अपडेट है DARPG यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस ने NANAEG यानी कि नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस के लिए योजना एंड वेब पोर्टल लॉन्च किए हैं। तो कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं इसके। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस ने ई गवर्नेंस यानी कि नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए एक योजना और वेब पोर्टल लॉन्च किया है। योजना का उद्देश्य ई गवर्नेंस पहल के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता की पहचान और बढ़ावा देना है। इस वर्ष
NAEG 2024 के अंतर्गत 16 पुरस्कार प्रदान किए जाने हैं। और ई गवर्नेंस क्या है कि आजकल जितने भी इंटरनेट के माध्यम से जो भी गवर्नमेंट के कार्य चल रहे हैं, इंटरनेट के माने के जो भी सब ऑनलाइन कार्य चल रहा है, वो सब ई गवर्नेंस के अंदर ही आता है। तो उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस ने योजना और वेब पोर्टल लॉन्च किया है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, प्रधानमंत्री ने विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़ का शुभारंभ किया है। एक पहल है। इसी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो विकसित भारत 2047 का लक्ष्य भारत को स्वाधीनता के 100वें वर्ष तक 100वें वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है। इसमें विकास के विभिन्न पहलू जैसे कि आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन शामिल है। आज पीएम मोदी ने यह प्लान देश के युवाओं के सामने पेश किया है और इसे विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ का नाम दिया गया है। बेसिकली 2047 भारत को 100 वर्ष हो जाएंगे आज़ाद हुए, तो तब तक जो हमारे पीएम मोदी ने आज ये जो पहल का शुभारंभ किया है, इसका उद्देश्य है 2047 से भारत का विकसित राष्ट्र बनाना। और वो किसी एक पहलू पर, यानी कि विभिन्न पहलुओं पे, चाहे वो आर्थिक विकास हो, सामाजिक प्रगति हो, पर्यावरणीय स्थिरता हो, और चाहे वो गुड गवर्नेंस यानी कि सुशासन की बात हो। आज का लास्ट अपडेट है, भारतीय सेना ने आसियान महिला अधिकारियों को सशक्त बनाने के लिए टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन किया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारतीय सेना द्वारा 4 से 8 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों यानी कि आसियान की महिला अधिकारियों के लिए एक टेबल टॉप एक्सरसाइज का आयोजन किया था। इसका उद्देश्य था लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करना और शांति अभियानों में महिला सैन्य कर्मियों की क्षमताओं में वृद्धि करना। और टेबल टॉप अभ्यास की बात करें तो टेबल टॉप एक्सरसाइज एक प्रकार की आपदा तैयारी गतिविधि है जिसमें प्रतिभागियों को एक अनुरूपित आपदा परिदृश्य से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यानी कि एक तरह की एक अभ्यास का एक्सरसाइज है जिसमें कि किसी भी आपदा की तैयारी के लिए प्रतिभागियों को ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि तैयार किया जाता है। टेबल टॉप एक्सरसाइज शांति मिशनों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र द्वारा चलाए जाए प्रयासों का एक भाग है। यानी कि जो टेबल टॉप एक्सरसाइज है वो शांति मिशन जो भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र हैं चलाए जा रहे हैं, उनका एक प्रयास है। और टेबल टॉप एक्सरसाइज के द्वारा इस क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। और यह भारतीय सेना द्वारा 4 से 8 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में मानेकशॉ सेंटर में आयोजित की गई थी। तो बस यही थे आज के अपडेट्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।